दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली, लेकिन पिता की आखिरी निशानी एक बूढ़ा घोड़ा, जिसे उन दोनों में से कोई भी नहीं रखना चाहता था। ये बूढ़ा घोड़ा आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने वाला था। क्या हुआ उस बूढ़े घोड़े का? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस कहानी में। गांव नागपुर में सेठ राजेंद्र दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव के मुख्य हाट में उसकी बड़ी दुकान थी, जहां वह अनाज, मसाले और कपड़ों का व्यापार करता था। सेठ राजेंद्र दत्त मेहनती होने के साथ साथ बहुत समझदार आदमी था। उसमें अपनी मेहनत से अच्छी दौलत और इज्जत कमाई थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अभिराम और छोटा बेटा महेश। अभिराम तेज दिमाग वाला और व्यापार में निपुण था। वह पिता की दुकान संभालने में मदद करता था। लेकिन महेश का स्वभाव अलग था। वह सीधा साधा और दयालु था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। राजेंद्र दत्त के घर में एक पुराना बूढ़ा घोड़ा भी था, जिसका नाम सुमन था। ये वही घोड़ा था जो 25 साल से सेठ राजेंद्र दत्त के साथ था। सुमन ने कई कठिन रास्ते पार किए थे। कभी पहाड़ों पर सामान ढोया था, कभी तूफानों में भी अपने मालिक को सुरक्षित घर पहुंचाया था। लेकिन अब समय बदल चुका था। सुमन बूढ़ा हो गया था। उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब वो ज्यादा बोझ भी नहीं उठा सकता था। एक रात सेठ राजेंद्र दत्त अपने घर की छत पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था। हवा ठंडी थी, गांव शांत था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका समय अब ज्यादा नहीं बचा। उसने तुरंत अपने दोनों बेटों को बुलवाया। कुछ ही देर में अभिराम और महेश छत पर आ गए। राजेंद्र दत्त ने उन्हें अपने पास बैठाया और धीमी आवाज में कहा, बेटो, मुझे लगता है मेरा समय अब करीब है। ये सुनकर दोनों बेटे घबरा गए। अभिराम बोला, पिताजी ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन राजेंद्र दत्त हल्का सा मुस्कुराया। हर इंसान को एक दिन जाना ही होता है और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कभी झगड़ा ना हो। महेश की आंखें भर आईं। राजेंद्र दत्त ने अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकाला। मैंने अपनी सारी संपत्ति की सूची इसमें लिख दी है। दोनों बेटे ध्यान से सुनने लगे। राजेंद्र दत्त बोला, हाट की दुकान अभिराम को मिलेगी। अभिराम ने सिर झुका दिया। घर महेश के हिस्से में जाएगा। मोहन ने भी चुपचाप हामी भर दी। और जो नदी किनारे वाली जमीन है उसे बेचकर तुम दोनों पैसे बराबर बांट लेना। दोनों भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर राजेंद्र दत्त थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, लेकिन एक चीज है जिसका फैसला मैं नहीं करूंगा। दोनों बेटे हैरान हो गए। कौन सी चीज पिताजी? राजेंद्र दत्त ने धीरे से कहा, बादल, मेरा घोड़ा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभिराम बोला, उस बूढ़े घोड़े की क्या जरूरत है पिताजी? वो तो अब किसी काम का भी नहीं। राजेंद्र दत्त ने उसकी तरफ गंभीर नजरों से देखा। यही तो तुम्हारी परीक्षा है। महेश चुपचाप सुन रहा था। राजेंद्र दत्त बोला, जिस दिन तुम दोनों बिना लालच और बिना झगड़े के तय कर लोगे कि सुमन किसके पास रहेगा, उसी दिन मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। दोनों भाई थोड़ा उलझ गए, लेकिन उन्होंने पिता की बात मान ली। कुछ दिनों बाद सेठ राजेंद्र दत्त इस दुनिया से विदा हो गया। पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। कुछ दिन तक सब शांत रहा। लेकिन जब संपत्ति बांटने का समय आया, तब असली समस्या सामने आई। दुकान, घर, जमीन, सब कुछ आसानी से बंट गया। लेकिन जैसे ही सुमन घोड़े की बात आई, दोनों भाई चुप हो गए। अभिराम बोला, महेश, तुम इसे रख लो। महेश तुरंत बोला, नहीं भैया, आप बड़े हैं, ये आपके पास रहना चाहिए। अभिराम झुंझुलाकर बोला, अरे ये बूढ़ा घोड़ा है, ये अब बोझ बन चुका है। महेश ने भी गुस्से में कहा, तो फिर आप ही रख लीजिए। कुछ ही देर में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल गई।
गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, कैसी अजीब बात है, दोनों भाई उस चीज पर लड़ रहे हैं जिसे कोई रखना ही नहीं चाहता। आखिरकार गांव वालों ने सलाह दी, इसका फैसला गांव की पंचायत करेगी। अगले दिन दोनों भाई घोड़े को लेकर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे लगी पंचायत में पहुंच गए। वहां गांव के मुखिया जगतपाल और 5 पंच बैठे हुए थे। मुखिया ने दोनों भाइयों को देखा और मुस्कुराकर कहा, तो बताओ बेटो, क्या समस्या है? अभिराम बोला, मुखिया जी, ये घोड़ा मेरे छोटे भाई का होना चाहिए। महेश तुरंत बोला, नहीं मुखिया जी, ये बड़े भाई का होना चाहिए। पंचायत के लोग हैरान रह गए। मुखिया जगतपाल हंस पड़े, ये पहली बार देखा है, लोग घोड़े के लिए नहीं बल्कि घोड़े से बचने के लिए लड़ रहे हैं। फिर मुखिया कुछ देर सोचने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इसका एक अनोखा फैसला करता हूं। दोनों भाई उत्सुक हो गए। मुखिया जगतपाल बोला, ये घोड़ा उस भाई को मिलेगा जो ये साबित करेगा कि ये घोड़ा उसके लिए बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। दोनों भाई हैरान रह गए। पंचायत खत्म हो गई, लेकिन उन्हें 1 हफ्ते बाद फिर पंचायत में आकर जवाब देना था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, महेश आंगन में गया और बादल घोड़े के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, सुमन, काश तुम बोल पाते और हमें बता पाते कि पिताजी ने तुम्हें क्यों छोड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और उसी रात महेश को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने अपने पिता राजेंद्र दत्त को देखा। राजेंद्र दत्त मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, जिसे तुम बोझ समझते हो, कभी कभी वही तुम्हारी किस्मत बदल देता है। महेश अचानक जाग गया। सुबह होने वाली थी और उसे पहली बार लगा कि शायद सुमन सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि एक रहस्य है। अगली सुबह नागपुर गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। मुर्गों की आवाजें आ रही थी और लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। महेश अब भी रात वाले सपने के बारे में सोच रहा था। क्या वो सच में सपना था या उसके पिता उसे कोई इशारा दे रहे थे? उधर अभिराम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, इस बूढ़े घोड़े का क्या किया जाए? नाश्ता करते हुए अभिराम बोला, महेश, एक काम करते हैं, आज इसे हाट के बाजार में ले चलते हैं। अगर कोई इसे खरीद ले तो पैसे आधे आधे बांट लेंगे, पंचायत का झंझट भी खत्म। महेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है भैया, कोशिश कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाई घोड़े को लेकर गांव के बड़े हाट बाजार की तरफ चल पड़े। हाट में आज खूब भीड़ थी। चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी, ताजा मसाले ले लो, नया कपड़ा आया है, बैल और घोड़े खरीद लो। जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए बाजार का एक अलग हिस्सा था। दोनों भाई सुमन को लेकर वहीं खड़े हो गए। कुछ ही देर में एक आदमी पास आया। उसने घोड़े को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके दांत देखने लगा और तुरंत हंस पड़ा। अरे भाई, ये घोड़ा बेच रहे हो या इसका अंतिम संस्कार कराने लाए हो? आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। महेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन अभिराम चुप रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यापारी आया। उसने घोड़े की टांगे दबाकर देखी, फिर सिर हिलाकर बोला, ये तो इतना कमजोर है कि आधी बोरी भी नहीं उठा पाएगा। तीसरा आदमी बोला, अगर ये घोड़ा बोल सकता तो शायद खुद ही कह देता कि मुझे आराम करने दो। ये सुनकर भीड़ फिर हंसने लगी। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन किसी ने भी घोड़े को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। महेश उदास हो गया। उसने सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, तुमने पिताजी की 26 साल सेवा की और आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। शाम ढलने लगी। तभी एक चालाक व्यापारी उनके पास आया। वो जानवरों की खाल का सौदागर था। उसने घोड़े को ध्यान से देखा और बोला, मैं इस घोड़े के 2 चांदी के सिक्के दूंगा। अभिराम तुरंत बोला, सिर्फ 2 सिक्के? व्यापारी हंस पड़ा, भाई, जिंदा घोड़े के लिए नहीं, मरने के बाद इसकी खाल के लिए दे रहा हूं। ये सुनते ही महेश का दिल बैठ गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। अभिराम चौंक गया, क्यों? 2 सिक्के मिल रहे हैं। महेश की आंखों में आंसू आ गए। भैया, ये घोड़ा हमारे पिताजी के साथ 26 साल रहा। उन्होंने इसे अपने बेटे की तरह पाला था और हम इसे सिर्फ 2 सिक्कों के लिए मरने भेज दें? अभिराम गुस्से में आ गया, तो तुम ही रखो इसे। दोनों भाइयों में फिर बहस होने लगी। बाजार में लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, देखो फिर वही दोनों भाई। दूसरा बोला, इनका झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ।
शर्मिंदगी से दोनों भाई चुप हो गए। आखिरकार वे घोड़े को लेकर वापस घर लौट आए। उस रात महेश फिर आंगन में बैठा था। चांदनी फैल रही थी। सुमन घोड़ा चुपचाप खड़ा था। महेश ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में बोझ नहीं हो तो हमें रास्ता दिखाओ। ठंडी हवा चल रही थी। तभी सुमन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और आंगन के कोने की तरफ देखने लगा। महेश ने उधर देखा। वहां से गांव के बाहर जाने वाला रास्ता दिख रहा था, जहां दूर खेतों के पास एक पुराना कुआं और रहट था। महेश को अचानक कुछ याद आया। कुछ दिन पहले उसने सुना था कि उस कुएं पर पानी खींचने वाला घोड़ा मर गया है और खेतों के पौधे सूखने लगे हैं। महेश के दिमाग में एक विचार आया। वो तुरंत अभिराम के पास भागा। भैया, मुझे लगता है सुमन अभी भी काम कर सकता है। अभिराम हंस पड़ा। ये बूढ़ा घोड़ा? महेश बोला। कुएं की रहट घुमाने के लिए? अभिराम पहले तो चुप रहा, फिर बोला, अगर ये काम कर गया तो हमें रोज कुछ पैसे मिल सकते हैं। अगली सुबह दोनों भाई सुमन को लेकर गांव के बाहर उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़े। वहां एक बूढ़ा माली रहता था, जिसका नाम था सामू काका। सामू काका अपने सूखते हुए बाग को देखकर परेशान थे। उन्होंने घोड़े को देखा और सिर हिलाया। बेटा, ये घोड़ा तो खुद चलने से थका हुआ लगता है। महेश बोला, काका बस एक मौका दे दीजिए। सामू काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, आज के लिए कोशिश कर लो। दोनों भाइयों ने घोड़े को रहट के पास बांधा। अभिराम मन ही मन सोच रहा था, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन तभी महेश ने धीरे से घोड़े के कान में कहा, सुमन, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक सुमन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। राहट घूमने लगी। कुएं से पानी ऊपर आने लगा और नालियों में पानी बहकर पूरे बाग में फैल गया। सामू काका की आंखें फटी रह गईं। अभिराम भी हैरान था। पूरा दिन सुमन धीरे धीरे चलता रहा। शाम होते होते पूरा बाग पानी से भर गया। सामू काका खुश होकर बोले, बेटो, ये घोड़ा बूढ़ा जरूर है, लेकिन दिल से बहुत मजबूत है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम रोज इसे यहाँ लाओ तो मैं तुम्हें आधा चांदी का सिक्का रोज दूंगा। दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि ये बूढ़ा घोड़ा सिर्फ उनकी गरीबी नहीं, उनकी किस्मत भी बदलने वाला था। अगले ही दिन से अभिराम और महेश की जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया। सुबह होते ही महेश घोड़े को लेकर गांव के बाहर वाले कुएं पर पहुंच जाता। वहां राहट से पानी खींचा जाता और पूरा बाग सींचा जाता। पहले दिन के बाद सामू काका को भी यकीन नहीं था कि बूढ़ा घोड़ा इतना काम कर पाएगा, लेकिन सुमन ने सबको चौंका दिया। वो धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। राहट घूमती रही, कुएं से पानी निकलता रहा और बाग के सूखते पौधों में फिर से जान आने लगी। कुछ ही दिनों में बाग का रंग बदल गया। जो पौधे सूखने लगे थे वे फिर से हरे भरे हो गए। सामू काका रोज शाम को खुश होकर महेश को आधा चांदी का सिक्का देते। उधर अभिराम अपनी दुकान पर मेहनत करने लगा। अब सुमन कभी कभी दुकान का सामान भी ढो देता था। धीरे धीरे दोनों भाइयों की हालत सुधरने लगी। लेकिन एक और अजीब बात होने लगी। जो घोड़ा पहले कमजोर लगता था, अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त दिखने लगा। एक शाम अभिराम ने हैरानी से कहा, महेश, क्या तुमने ध्यान दिया है, ये घोड़ा पहले से ज्यादा ताकतवर लगने लगा है। महेश मुस्कुराया, भैया, शायद इसलिए कि अब इसे लग रहा है कि ये किसी काम का है। अभिराम कुछ देर चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने इस घोड़े को गलत समझा था। लगभग 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन अचानक बाग में हलचल मच गई। सामू काका घबराए हुए भागते हुए आए। अरे महेश, जल्दी आओ। महेश ने पूछा, क्या हुआ काका? सामू काका बोले, आज बाग के मालिक शहर से वापस आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक शानदार घोड़ा गाड़ी बाग के सामने आकर रुकी। उससे एक अमीर आदमी उतरा। उसका नाम था ठाकुर सूरजभान। वो इस पूरे बाग का मालिक था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। हरे भरे पौधे देखकर वो खुश हो गया। सामू, इस बार तो बाग पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। सामू काका मुस्कुराए। मालिक, ये सब 2 भाइयों और उनके घोड़े की मेहनत का कमाल है। ठाकुर ने भुएं चढ़ाई। कौन से भाई? सामू काका ने महेश और अभिराम की तरफ इशारा किया। दोनों भाई आगे आए। ठाकुर की नजर अचानक सुमन घोड़े पर पड़ी। वो कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा।
फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो जोर से बोला, ये घोड़ा। सब चौंक गए। ठाकुर घोड़े के पास गया और उसके कान को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने गुस्से में कहा, ये घोड़ा तो मेरे पिता का है। महेश और अभिराम हैरान रह गए। अभिराम बोला, क्या मतलब? ठाकुर ने घोड़े के कान पर बने एक छोटे निशान की तरफ इशारा किया। देखो, ये निशान मेरे पिता के घोड़े के कान पर भी यही निशान था। महेश ने ध्यान से देखा। वाकई कान के पास एक छोटा सा निशान था। ठाकुर गुस्से में बोला, करीब 20 साल पहले मेरे पिता का एक घोड़ा चोरी हो गया था। ये वही घोड़ा है। ये सुनकर अभिराम का खून खोल गया। वो बोला, जुबान संभाल कर बात कीजिए। हमारे पिताजी कभी चोरी नहीं कर सकते। ठाकुर ने तिरस्कार से कहा, तो फिर ये घोड़ा तुम्हारे पास आया कैसे? अब महेश भी परेशान हो गया। सच तो ये था कि उसे भी नहीं पता था कि उसके पिता के पास ये घोड़ा कहाँ से आया था। सामू काका ने बीच में आकर कहा, ठाकुर साहब, झगड़ा करने से बेहतर है कि इस मामले का फैसला पंचायत में हो। ठाकुर ने तुरंत कहा, ठीक है, पंचायत ही फैसला करेगी। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, सुमन घोड़े का मामला पंचायत में जाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मुखिया जगतपाल और 5 पंच वहां मौजूद थे। गांव के बहुत सारे लोग भी देखने आ गए। मुखिया ने शांत आवाज में कहा, पहले ठाकुर सूरजभान अपनी बात बताएं। ठाकुर आगे आया। मुखिया जी, ये घोड़ा मेरे पिता का है। इसके कान पर वही निशान है जो हमारे घोड़े पर था। फिर मुखिया ने अभिराम और महेश की तरफ देखा। तुम लोग क्या कहना चाहते हो? महेश बोला, मुखिया जी, ये घोड़ा हमारे पिता के पास 26 साल से था। पूरा गांव इसका गवाह है। मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, यह मामला आसान नहीं है। सब लोग उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद मुखिया बोला, मैं इस घोड़े की 4 दिन की परीक्षा लूंगा। सब लोग हैरान हो गए। मुखिया ने कहा, 4 दिन तक यह घोड़ा ठाकुर सूरजभान के अस्तबल में रहेगा। अगर यह वहां खुश रहा और खाना खाता रहा तो यह ठाकुर का होगा। महेश का दिल बैठ गया। मुखिया ने आगे कहा, लेकिन अगर यह वहां खाना छोड़ दे और कमजोर पड़ जाए? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, तो इसका मतलब होगा कि इसका असली घर यही है। पंचायत खत्म हो गई। ठाकुर घोड़े को अपने साथ ले गया। महेश की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। उस रात महेश सो नहीं पाया और देर रात उसे फिर वही सपना आया। उसने देखा उसके पिता राजेंद्र दत्त मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, वफादारी की पहचान सोने से नहीं, दिल से होती है। महेश अचानक उठ बैठा, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि आने वाले 3 दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। पंचायत के फैसले के बाद ठाकुर सूरजभान सुमन घोड़े को अपने बड़े और शानदार अस्तबल में ले गया। वहां हर तरफ अच्छी घास, साफ पानी और बाकी तंदुरुस्त घोड़े बंधे हुए थे। ठाकुर को पूरा भरोसा था कि 4 दिन में ये बूढ़ा घोड़ा आराम और अच्छा चारा पाकर उसके साथ ही रहने लगेगा। उसने अपने नौकरों से कहा कि घोड़े के सामने सबसे अच्छी हरी घास और गुड़ मिला हुआ चारा रखा जाए। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सुमन ने चारे की तरफ देखा तक नहीं। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। नौकरों ने सोचा शायद वो थका हुआ है, इसलिए पहले दिन उसने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन सुबह ठाकुर खुद अस्तबल में आया। उसने देखा कि चारा वैसे ही पड़ा है। घोड़े ने रात भर कुछ नहीं खाया था। ठाकुर को थोड़ा गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। उसने अपने हाथ से घोड़े को चारा खिलाने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने मुंह फेर लिया। वो बस दूर कहीं देखने लगता, जैसे उसे अपने पुराने घर और अपने मालिकों की याद आ रही हो। उधर गांव में महेश बहुत बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उससे दूर हो गया हो। अभिराम उसे समझाता रहा कि पंचायत का फैसला मानना ही होगा, लेकिन महेश का दिल बार बार उसी घोड़े के पास जा रहा था जिसने उनके कठिन समय में उनका साथ दिया था। तीसरे दिन की सुबह तक हालत और खराब हो गई। सुमन बहुत कमजोर लगने लगा था। उसने 3 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। ठाकुर अब घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि अगर घोड़ा ऐसे ही रहा तो कहीं मर ही न जाए और पंचायत में उस पर इल्जाम आ जाए। उसने तुरंत अपने आदमी को भेजकर कहा कि घोड़े को पंचायत के सामने ले जाया जाए। उसी दिन दोपहर को
बरगद के पेड़ के नीचे फिर से पंचायत बैठी। गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे क्योंकि सबको इस फैसले का इंतजार था। जब सुमन को वहां लाया गया तो महेश उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंचा। घोड़ा बहुत कमजोर दिख रहा था। महेश ने उसके गले को सहलाया और उसकी आंखों में देखा। जैसे ही महेश ने अपने थैले से सूखी घास निकालकर उसके सामने रखी, घोड़े ने तुरंत उसे खाना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। ठाकुर भी चुप हो गया। मुखिया जगतपाल ने यह दृश्य ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि घोड़े ने खुद ही अपना फैसला सुना दिया है। अगर ये ठाकुर का होता तो वहां आराम से खाता, लेकिन उसने 4 दिन तक खाना छोड़ दिया और अपने असली मालिक के हाथ से ही खाना खाया। इसका मतलब साफ है कि इस घोड़े का घर और अपनापन इन्हीं 2 भाइयों के साथ है। ये सुनकर पंचायत में बैठे लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। ठाकुर सूरजभान भी अब शांत हो गया था। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक जानवर का मामला नहीं, बल्कि वफादारी और अपनापन का मामला है। उसने महेश और अभिराम की तरफ देखकर कहा कि शायद घोड़ा कभी उसके पिता का रहा हो, लेकिन अब इतने सालों से ये उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। और जो जानवर अपने मालिकों के लिए 4 दिन तक खाना छोड़ सकता है, उसे पैसों के बदले नहीं छीना जा सकता। पंचायत ने भी यही फैसला सुनाया कि सुमन घोड़ा अभिराम और महेश के पास ही रहेगा। महेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सुमन के माथे को प्यार से थपथपाया। उस पल उसे लगा जैसे घोड़ा कुछ समझ रहा हो, जैसे वो कह रहा हो कि वफादारी और सच्चा साथ कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसी घटना के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी में एक नया बदलाव आने वाला था और जल्द ही उन्हें समझ आने वाला था कि उनके पिता ने ये घोड़ा क्यों छोड़ा था। पंचायत का फैसला सुनते ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, हैरानी और सम्मान। एक बूढ़े और कमजोर घोड़े ने जैसे इंसानों को वफादारी का असली मतलब समझा दिया था। महेश धीरे धीरे सुमन के पास खड़ा था और उसके माथे को सहला रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। अभिराम भी चुप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस घोड़े को वो बेकार समझ रहा था, वही उनकी इज्जत और किस्मत बचाने वाला निकला। ठाकुर सूरजभान कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैंने 4 दिन में एक बात समझ ली है। जानवर को सिर्फ अच्छे चारे या बड़े अस्तबल से नहीं खरीदा जा सकता। वो वही रहता है जहां उसे अपनापन मिलता है। ये कहकर उन्होंने महेश और अभिराम से माफी मांगी कि उन्होंने गुस्से में उनके पिता पर शक किया। पंचायत में बैठे लोग भी इस बात से खुश हुए कि मामला बिना दुश्मनी के खत्म हो गया। लेकिन ठाकुर ने फिर एक और बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मानो तो ये घोड़ा हफ्ते में 2 दिन मेरे बाग में काम करेगा। बदले में मैं तुम्हें पहले से 2 गुना मेहनताना दूंगा और इसके खाने पीने का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। अभिराम और महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यह प्रस्ताव अच्छा लगा। मुखिया जगतपाल ने भी मुस्कुराकर कहा कि ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा फैसला है। इस तरह झगड़ा खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। उस रात महेश आंगन में बैठा सुमन को चारा खिला रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने 4 दिन तक खाना क्यों नहीं खाया? घोड़ा चुप था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। महेश को लगा जैसे वो समझ रहा है। अभिराम भी पास आकर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, महेश, तुम सही थे। पिताजी ने ये घोड़ा यूं ही नहीं छोड़ा था। ये हमारी परीक्षा थी। महेश मुस्कुराया और बोला, हाँ भैया, शायद पिताजी चाहते थे कि हम जिम्मेदारी और वफादारी का मतलब समझें। अगले कुछ हफ्तों में दोनों भाइयों की जिंदगी बदलने लगी। हफ्ते में 2 दिन महेश सुमन को लेकर ठाकुर के बाग में जाता, जहां वह राहट घुमाकर पानी निकालता और अच्छा मेहनताना मिलता। बाकी दिनों में घोड़ा अभिराम की दुकान के लिए सामान ढोने में मदद करता। धीरे धीरे अभिराम का व्यापार भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे माल लाने ले जाने में आसानी हो गई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि बूढ़ा घोड़ा जो कभी कमजोर दिखता था, अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और चुस्त लगने लगा था, जैसे उसे फिर से जीने का कारण मिल गया हो। 1 महीने बाद दोनों भाई सुमन को लेकर फिर पंचायत के पास पहुंचे, क्योंकि मुखिया ने कहा था कि वे हर महीने आकर बताएं
कि उनका हाल कैसा है। जगतपाल ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर पूछा, तो बेटो, अब बताओ, उस घोड़े ने तुम्हें क्या सिखाया? अभिराम ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, मैंने सीखा कि इंसान अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागे तो वो असली चीजें भूल जाता है, जैसे सेहत, रिश्ते और ईमानदारी। फिर महेश ने कहा, और मैंने सीखा कि जिस चीज को हम बेकार समझते हैं, कभी कभी वही हमारी जिंदगी बदल देती है। मुखिया ने जगतपाल से सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता राजेंद्र दत्त बहुत समझदार आदमी थे। उन्होंने तुम्हें घोड़ा नहीं दिया था, बल्कि एक जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारी निभाना सीख जाता है वही जिंदगी में सच्चा आदमी बनता है। पंचायत में बैठे सभी लोग ये सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगे। घर लौटते समय रास्ते में अभिराम ने मुस्कुराकर महेश से कहा, अब मुझे समझ आया कि पिताजी क्यों कहते थे कि सुमन हमारे परिवार का हिस्सा है। महेश ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए तो ये सिर्फ घोड़ा नहीं, गुरु है। सुमन धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उस दिन के बाद नागपुर गांव में यह कहानी हर कोई सुनाता था। एक बूढ़े घोड़े की कहानी, जिसने दो भाइयों को जिम्मेदारी, इंसानियत और वफादारी का असली मतलब सिखाया। और लोग कहते थे कि अगर इंसान किसी चीज को सम्मान दे और उसे मौका दे, तो वही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही सेठ राजेंद्र दत्त की असली विरासत थी।